साहित्य जो है समाज की पड़ताल कर रहा है। मैं उसको दर्पण नहीं मानता हूं, क्योंकि दर्पण जो है वो बहुत ही लिमिटेड रूप में या सीमित रूप में अगर लिखा गया है तो समाज की वो सत्यता है। मुर्दैया जो लिखी गई है वो समाज की सत्यता है। या छांग्या रूप में चले जाएं, किस तरह उस गांव के अंदर क्या किस तरह का व्यवहार हो रहा था, वो सत्यता है। दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। दलित दस्तक पे अब तक आपने राजनीति की खबरें देखी, धर्म की खबरें देखी यानी बुद्धिज़्म की खबरें देखी, अम्बेडकरवाद की बातें हुई, लेकिन तमाम विषय ऐसे रहें जो दलित दस्तक जिसको और बेहतर तरीके से करना चाहता है, जिसमें एक विषय है साहित्य का, दलित साहित्य का। दलित साहित्य के ऊपर हम आने वाले दिनों में उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, दलित साहित्यकारों से बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम आत्मकथाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और उसी के क्रम में आज एक भूमिका के तौर पे हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर विवेक कुमार से, और इस बीच में हम यह भी देखेंगे कि दलित साहित्य का समाजशास्त्र क्या है आने वाले दिनों में। सर समाजशास्त्री हैं और दलित साहित्य का समाजशास्त्र की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है सर से बेहतर शायद ही कोई बता पाए। सर, दलित साहित्य का समाजशास्त्र। सर्वप्रथम मैं दलित दस्तक को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने एक नई पहल शुरू करी है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि दलित दस्तक पर हम लोगों ने राजनीति और राजनैतिक विमर्श देखा, हमने बुद्ध धम्म पर विमर्श देखा, हमने फूले साहू, पेरियार, झलकारी बाई कोरी, सभी नायकों की जो है बातें करी, हमने यहाँ तक कि जगहों का पर भी जिक्र किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी एक नई पहल बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि समाज को एक विशेषकर मैं चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय विधा में जो लोग हैं, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, वो है दलित साहित्य। और मुझे लगता है इसका एक बाज़ार, दलित साहित्य का बाज़ार भी बन गया है। और मुझे बड़े बड़े जो प्रशासक और प्रचारक हैं, यानी कि जैसे वाणी प्रकाशन है, चाहे वो सेज प्रकाशन हो, चाहे OUP प्रकाशन हो, वो बाकायदा इसको छाप भी रहे हैं। तो इसके लिए अशोक जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक नया कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है। सर, यहाँ पे सवाल यह आता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हौसला बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे एक सवाल यह आता है जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं, अक्सर सवाल पुराना है लेकिन जवाब इसका अलग अलग तरीके से लोग देखते रहे हैं। दलित साहित्य मुख्यधारा के साहित्य से अलग कैसे है, आप क्या मानते हैं? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये दलित साहित्य का समाजशास्त्र ही है। क्योंकि समाजशास्त्र के अंदर वो बातें जिसके अंदर एक तरह से हम कहेंगे पद्धति शास्त्र और दूसरी तरफ ज्ञान मीमांसा, दोनों समायोजित है इस समाजशास्त्र में। तो कैसे अलग है, इसके लिए सीधे सीधे ये है कि भारतीय समाज ऊर्ध्वाधर समाज है। अगर इसको हम सीधे सीधे बांटना चाहें तो 5 श्रेणी में हम बांट सकते हैं। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और नीचे जो है उसको हम लोग अस्पृश्य समाज, अंतः समाज या बहिष्कृत समाज कहते हैं, जिसको हम आज दलित कह रहे हैं। अब ये जो समाज है, इसके अंदर न वेद है, न पुराण है, न वेदांग है, और न स्मृतियां हैं, न ही कोई तीज है, न कोई त्यौहार है। इसको वंचित कर दिया। लेकिन जो ऊपर का समाज है, सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जिसे कहना चाहिए शूद्रों को भी इसी श्रेणी में रखा जाए दलितों की स्थिति के अंदर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का और उनको स्मृति पढ़ने का, पढ़ाने का, तीज का, त्यौहार का, मंदिर में भगवान का, सभी का जो है उनको अधिकार था। यानी कि उनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पूंजी थी, जिसको जैसे रुपया होता है, कैपिटल होता है, पूंजी होती है, उसी तरह सांस्कृतिक पूंजी भी होती है।
तो ये एक समाज विज्ञानी है पी बोर्ड्यू करके, उनका कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी होती है और उस सांस्कृतिक पूंजी से ही उनका चेतना का सृजन होता है। दूसरी बात क्या है कि उनकी सामाजिक संरचना में स्थिति कहाँ है। सामाजिक संरचना में सबसे ऊपर है क्षत्रिय, दूसरे पायदान पे, तीसरे पायदान पर वैश्य, चौथे पायदान पर जो है शूद्र और पांचवें पायदान पर आप समझ लें अस्पृश्य। तो जो ऊपर वाली पायदान है उसकी सामाजिक संरचना, उसकी सांस्कृतिक पूंजी, उसके त्यौहार, उसकी चेतना का सृजन इन सब तथ्यों से होता है, ये हमें समझना चाहिए। सांस्कृतिक पूंजी से उसका चेतना का सृजन, जिसमें तेज हैं, त्यौहार हैं, वेद हैं, वेदांग हैं, पुराण हैं, उसमें स्मृतियां हैं, उसकी एक्चुअली जिसे कहना चाहिए पूरी की पूरी कायनात बसी हुई है। उस चेतना के सृजन के आधार पर वो अपने ज्ञान का उत्पादन करता है और ज्ञान के उत्पादन में साहित्य का उत्पादन भी शामिल है, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वो नामवर सिंह हो। इन सब लोगों ने इन्हीं चेतना के आधार पर, मैं तो प्रेमचंद को भी शामिल करूंगा कि इन्हीं चेतना के आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान का उत्पादन, अपने साहित्य का उत्पादन किया। लेकिन इसके विपरीत जो पांचवी पायदान पर हैं वो सामाजिक संरचना से सबसे नीचे हैं, अपनी इस प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी से बहिष्कृत हैं, वंचित हैं और इसलिए उनकी चेतना का सृजन उस वंचना से हुआ है और शायद इसीलिए उनको जूठन दिखाई दिया, शायद इसीलिए उनको मुर्दैया दिखाई दी, शायद इसीलिए उनका बचपन उनके कंधों पर आ गया और शायद इसीलिए उन्होंने जाति के पिंजड़ों को देख करके कहा कि सब अपने अपने पिंजड़े में बंद हैं और शिकंजे का दर्द हो या जिसे कहना चाहिए उधर गोल पीठा हो और चाहे बालूत हो, ये सब उनको दिखाई पड़ा और दूसरे समाज के लोग उसको देख नहीं पाए। ये अंतर है सामाजिक चेतना का सृजन सांस्कृतिक पूंजी के आधार पर और दूसरी तरफ सामाजिक पूंजी से वंचना और उसके आधार पर चेतना का सृजन और उसके आधार पर ज्ञान का उत्पादन। ये मुख्य अंतर है दलित साहित्य में और सामान्य साहित्य में। सर, आप आधार की बात कर रहे हैं, दलित साहित्य का आधार क्या है? दलित साहित्य का आधार मैंने आपको पुनः बताया कि उसकी सामाजिक संरचना में क्या स्थिति है, सबसे नीचे, और उसकी वंचना क्या है, वेद से वंचित, पुराण से वंचित, स्मृति से वंचित, तीज त्यौहार से वंचित, भगवान से, मंदिर से, सबसे वंचित। और वह अपनी चमरौटी में या अपनी आदि द्रविड़ा कॉलोनी में या महारवाड़ा में, मादिगावाड़ा में, इसके अंदर रहते हुए वो उसी परिधि को देख करके उसकी चेतना का सृजन लड़ाई लड़ते हुए, ये वंचना थी उसकी और उस आधार पर उसकी चेतना का सृजन हुआ जिससे कि वो ज्ञान का उत्पादन करने लगा। सर, जब हम दलित साहित्य को पढ़ते हैं और ख़ास तौर पे आत्मकथाओं को पढ़ते हैं तो जिस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा, मोहनदास मिश्रा जी ने लिखा, तुलसीराम जी ने लिखा, अलग अलग कई चीज़ें ऐसी सामने आई समाज के सामने जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। तो जब सामाजिक सत्यता की पड़ताल की बात करते हैं तो सामाजिक सत्यता की पड़ताल में दलित साहित्य की क्या भूमिका है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि साहित्य जो है समाज की पड़ताल कर रहा है। मैं उसको दर्पण नहीं मानता हूं, क्योंकि दर्पण जो है वो बहुत ही लिमिटेड रूप में या सीमित रूप में होता है और जो समाज, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने ये तो कहा कि किसी भी समाज का साहित्य उस समाज की जनता का समेकित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, लेकिन उन्होंने उस जनता को नहीं बताया कि वो जनता कौन सी है। और जब उदाहरण दिया, उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, 12 बरस कुकुर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 छत्री जीवे, इसके आगे जीने को धिक्कार। यानी कि क्षत्रिय समाज का तो साहित्य आ गया, उसका तो उदाहरण हो गया, दलित समाज का क्या था वहाँ पर, या उसके लिए कोई ऐसी किंवदंती थी? तो मुझे लगा कि ये जो पड़ताल हुई है वो दलित साहित्य ने समाज के सभी संस्थाओं की, जैसे चाहे वो परिवार हो, चाहे वो गांव हो,
चाहे वो समाज हो, उसकी पड़ताल करते हुए उसने अपने अंदर से अपने ज्ञान के आधार पर उसका प्रकटीकरण किया है। यानी कि उसका आपने, जैसे आर्टिस्ट है ना, अगर लाल रंग बनाता है तो उगता हुआ सूरज है, उसी प्रकार जूठन अगर लिखा गया है तो समाज की वो सत्यता है। मुर्दैया जो लिखी गई है वो समाज की सत्यता है। या छांग्या रूप में चले जाएं, किस तरह उस गांव के अंदर क्या किस तरह का व्यवहार हो रहा था, वो सत्यता है। तो दलित साहित्य ने समाज के भीतर, चूंकि आपने तमाम आत्मकथाओं को भी पढ़ा, आप तमाम जिक्र भी कर रहे हैं लगातार, दलित साहित्य ने समाज के भीतर की किन संस्थाओं की पहचान की? बहुत 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 माकूल प्रश्न है और बड़ा गूढ़ प्रश्न है, लेकिन मैं यहाँ पर सभी संस्थाओं को नहीं, लेकिन कुछ संस्थाओं को चिन्हित करता हूँ। जैसे कि गांव, समाज के अंदर गांव का बनावट कैसे है। जैसे आप अपने अपने पिंजड़े में ही देखेंगे कि मोहनदास मिश्रा जी बता रहे हैं कि एक घूंट पानी पीने के लिए उनको नहीं मिला जब वो अपने रिश्तेदार के मिलने जा रहे थे। उनका जो स्कूल था वो किस प्रकार कहाँ पर था, सभी जानते थे कि यहाँ पर कौन पढ़ते हैं। तो एक तरह से समाज की पहचान के अंदर स्कूल क्या है, कौन सा स्कूल किसके लिए है, इसकी पहचान उन्होंने कर दी। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जूठन, समाज के अंदर जूठन होता है, ये कौन सी संस्था है? जूठन खाते थे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जूठन लिख दिया तो परेशानी हो गई। इसका मतलब क्या है कि जब आप समाज का रहस्योद्घाटन करते हैं तो ये संस्था आती है जूठन। तीसरी संस्था गांव, गांव किस प्रकार का है, जिसमें मुर्दैया भी आती है। या गांव के अंदर रिश्ते कैसे हैं, गांव के अंदर मेरा बचपन मेरे कंधों पर क्यों है, वो बता रहे हैं कि टीचर उनसे कैसा व्यवहार, यानी कि शिक्षक और शिक्षा का वातावरण, इसकी भी पहचान कर रहे हैं। गांव के अंदर शिक्षक, शिक्षक के अंदर शिक्षण संस्थाएं, ये पड़ताल जो दिखाई पड़ी, मुझे लगता है मुर्दैया के साथ, जूठन के साथ, अपने अपने पिंजड़ों के साथ और जो है छांग्या रूप के साथ, मुझे लगता है कि ये संस्थाएं बाकायदा पहली बात रहस्योद्घाटित होती हैं दलित साहित्य के अंदर। और ये मैं आपको केवल आत्म कथाओं का विवरण बता रहा हूँ। अगर आप अगर आत्मकथाओं के साथ साथ जो आत्मचरित्र वित्रांत लिखेगा, जैसे वीरम्मा करके, वीरम्मा का मैं उदाहरण यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक बायोग्राफी जिसको हम कहते हैं, वीरम्मा एक तमिलनाडु की दलित महिला की कहानी है, जिसको 2 फ्रेंच स्कॉलर 10 साल उसके साथ रहते हैं। 10 साल फ्रेंच स्कॉलर जो हैं, शोधार्थी हैं, 10 वर्ष उसके साथ रह करके उसके पूरे जीवन का वृत्तांत लिखते हैं। और 10 साल के अंदर वो बताते हैं किस प्रकार की पीड़ा दलित समाज सहता है गांव के अंदर, किस प्रकार जो कमर के ऊपर आज भी वो वस्त्र नहीं पहन पाते हैं, किस प्रकार उनका यौन शोषण होता है गांव के अंदर, ये भूख से उसके 9 बच्चे मर जाते हैं। ये जो सत्यता है गांव की, शिक्षा की, शिक्षण संस्थाओं की, अध्यापक की, ये जो है इन संस्थाओं का रहस्योद्घाटन पहली बार होता है। मैं केवल अभी पुरुषों की आत्मकथाओं की बात कर रहा हूँ। और जैसे छप्पर है करदम जी का, बहुत जो है बड़ा उपन्यास टाइप में, कहानी टाइप में है। उपन्यास भी अब लिखे जाने लगे हैं, कविताएं लिखे जाने लगी हैं। आपने देखा होगा कि ये एक हमारे तनवर जी हैं, सुदेश तनवर जी, उनकी कविता है, जैसे कहना चाहिए, अम्बेडकर तुम चूल्हे की आँच हो, हैं, अम्बेडकर तुम ममता का मलहम हो। तो बड़ी छोटी चीज़ के अंदर भी बड़ी बात साहित्य के लोग बाकायदा कह दे रहे हैं। जैसे कि एक और सूरजपाल चौहान का तिरस्कृत जो है, उसके अंदर भी आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर आ रहे हैं। अब इसको लोग कह रहे हैं कि आप तो आत्मकथाएं बार बार वही लिख रहे हैं, बार बार वही सच है, वही भोगा हुआ सच है, तो ये पुनरावृत्ति। मुझे लगता है कि उससे समाज विज्ञान को बहुत शक्ति मिल रही है। जोहड़ी जो लिखी थी कौशल पवार की, तो उनका यूथ, एकदम यंग लेडी अपनी आत्मकथा लिख रही है। तो यूथ हो वो भी लिख रहे हैं, बुजुर्ग कहानी संग्रह था, कहानी संग्रह था, लेकिन बवंडरों के बीच उनकी आत्मकथा जो आई, तो एक यंग यूथ महिला
जो है अपनी आत्मकथा लिखती है बिना डर के। आप सोचिए कि आत्मकथा लिखने के लिए कितना बल चाहिए। जब उस बल को एकत्रित करके सत्यता सामने रख रहा है तो समाज विज्ञान को और क्या तथ्य चाहिए। समाज विज्ञान को वो तथ्य अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो दलित साहित्य है भारतीय समाज को, भारतीय समाज शास्त्र को, भारतीय समाज विज्ञान को और सुदृढ़ करेगा, उसको और ताकत देगा, जिससे कि वह सत्यता की पड़ताल जो छुपी हुई थी वो अपने आप स्वतः प्रमाणित होते हुए उसको लेकर के आत्मसात करके कर सकता है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की स्टोरी जब हम करेंगे तो उसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इंतज़ार करिए, ये तो एक भूमिका थी, इंतज़ार करिए कि जब दलित साहित्य और दलित अपनी आत्मकथा लिखने वाले जब लेखक खुद अपनी पीड़ा को बयान करेंगे, उन कहानियों को बताएंगे, कविता लिखने वाले लोग उन कविताओं को सुनाएंगे, तो क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक नया समाज, एक नई दृष्टि समाज को देखने की मिलेगी। देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।